आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं धारा। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में धारा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज उससे आगे की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने करंट के बारे में देखा था और हम लोग जानते हैं कि जो धारा होता है, धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है, समय। और इसका जो यूनिट होता है हम लोगों ने देखा था एम्पियर। क्या देखा था? एम्पियर। धारा का जो एसआई मात्रक था वो क्या था? एम्पियर। आज इसके बारे में बात करते हैं। अब आगे उसके हम लोग जानते हैं कि धारा जो होती है कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, लेकिन आज देखते हैं कि क्यों अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा, अगला पॉइंट हम लोग बनाते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है बच्चों, धारा से रिलेटेड क्या है, ये कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं। और यही नहीं, इस पॉइंट से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा और कई बार ये पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पहला नंबर ही एक बात ये कहा जाता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्यों? ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, क्यों? ठीक है, तो यहां से देखते हैं कि वैद्युत धारा क्यों अदिश राशि होती है। जो हम लोग का पहला पॉइंट है, इसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है और दूसरा क्या होता है? सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें जो दिशा होती है वो नहीं होती है, दिशा नहीं होता। लेकिन सदिश राशियां क्या होती है? इसमें परिमाण भी होता है और क्या होता है बच्चों? दिशा भी होती है। दोनों चीजें होती हैं। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, देखना है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये जो आपका पहला पॉइंट है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। जैसे हम लोगों ने कहा, मान लो एक ये वायर है, एक ये तार है, और इस तार में अगर ये करंट जाता है, अगर यहां से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, क्या है? 3 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से ये ऐसे गया, यहां से 2 एम्पियर निकल गया, तो अब आप बताओ बच्चा कि इधर से कितना जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि यहां से 3 आया है, 2 इधर से निकल गया, तो इधर से कितना जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा। तो अब अगर यहां से 1 एम्पियर जाएगा, तो यही हमें देखना है कि यहां पर हम लोगों ने देखा परिमाण तो है ही, इसमें क्या है? परिमाण है। मैग्नीट्यूड तो हमें मिल ही गया, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। और यहां पर देखो बच्चा, क्या ये डायरेक्शन है? इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है। तो बच्चों परिमाण के साथ इसमें दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैग्नीट्यूड मिला है तो परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी देखने को मिला है। तो अब बताओ, परिमाण और दिशा तो है। जब परिमाण और दिशा किसी राशि में होता है तो उस राशि को हम नाम देते हैं क्या? सदिश नाम देते हैं या वेक्टर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज नाम देते हैं। तो फिर ये एक अदिश राशि कैसे हो गया? ठीक है, यही लॉजिक हमें देना है। कई बार ये पूछा गया है कि क्या कहते हैं, वैद्युत धारा एक सदिश राशि है, क्यों अदिश राशि है? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों? यही रीजन पूछा गया है। तो बच्चों इसका रीजन हम लोग देखते हैं, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग जानते हो, अगर मैं इस चीज को किसी बल से तुलना करूं, अगर फोर्स की बात मैं करूं, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि जो सदिश राशि जो अदिश राशि होता है, ये बीज गणितीय नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जो अदिश राशि होता है वो बीजगणितीय नियम का पालन करता है, और जो सदिश राशि होता है ये सदिश नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? सदिश नियम का पालन करता है। सदिश नियम का बच्चों पालन करने का मतलब क्या है? जो सदिश नियम है बच्चों, सदिश नियम है, क्या वो यही है कि दो सदिशों को जोड़ते या घटाते हम यहां से क्या करते हैं? परिणामी r बराबर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। क्या यही हमारे पास फार्मूला होता था?
क्या यही हमारे पास फार्मूला होता था? और इसी चीज को अब यहां पर हम आगे देखेंगे। तो अब यहां से अगर ये आर का मान है तो डिपेंड किस पे करेगा? थीटा पे। थीटा का आप लोग 3 स्पेशल केस देखे हो, एक थीटा 0, एक थीटा बच्चों 90 और एक थीटा 180 पे। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है। तो अगर बच्चों मैं कहूं कि मान लो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, पहला नंबर देखते समझ लेते हैं, फिर इसे समझना आसान होगा। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। ये पहला नंबर है, मान लो इधर इस पे 3 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, इस पे भी बच्चों 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यहां से कुल प्रभाव, जो कुल इफेक्ट है बच्चों, जो कुल इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कितने न्यूटन का देखने को मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 4 3 7 न्यूटन। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। तो जब एक ही दिशा में लगता है तो जो आर का मान होता है वो क्या होता है? P प्लस क्यू होता है। क्या होता है? P प्लस क्यू। लेकिन बच्चों अगर हम यहां देखें कि यही जो फोर्स है, यही जो फोर्स है, अगर यही एक बल इधर लगे, एक बल ऐसे लगे 3 न्यूटन, और एक बल बच्चों कैसे लगे? ऐसे लगे 4 न्यूटन। कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। तो अब इन दोनों के बीच में कोण बच्चों कितना हो गया? 90 अंश। और आप जानते हो जब यहां पर थीटा का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तब आपका जो परिणामी आर बराबर होता है वो स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? क्यू स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ रिजल्टेंट निकालें तो कितना होगा? स्क्वायर रूट, यहाँ 3 का मान रखेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों? 4 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा कितना? स्क्वायर रूट 25। 3 त्रिका 9, 4 4 16, 16 9 बच्चों कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल 5। मतलब जो इस पर कुल इफेक्ट आएगा वो कितने न्यूटन का आएगा? आर का मान बच्चों 5 न्यूटन आया। कितना आया? 5 न्यूटन आया। अब यही बच्चा अगर हम बात करें कि अगर यही थीटा का जो मान है, अगर यही वस्तु पर एक बल इधर लगे 4 न्यूटन का और एक बल इधर लगे बच्चों 3 न्यूटन का, तब यही क्या हो जाएगा बच्चों? तब आर का मान क्या हो जाएगा? P माइनस क्यू, अर्थात 4 माइनस 3 बराबर 1 न्यूटन। बताओ बच्चों, क्या यही सदिश का नियम है? बताइए, सदिश का नियम यही है जी, दिख रहा है। चलिए आइए देखते हैं सदिश का नियम क्या है। यही है। अब हम देखते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसमें परिमाण और दिशा भी होता है, फिर भी यह सदिश राशि क्यों नहीं होती है? अदिश काहे हो जाती है? तो सदिश है तो सदिश का नियम का पालन करना चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ये सर्किट है, यहां से 3 एम्पियर की धारा जा रही है, और एक ये पॉइंट है, यहां से 4 एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है। ये 3 एम्पियर इस तार से जा रही है तो ये इसका परिमाण हो गया, ये 4 एम्पियर इधर से जा रही है, इसका परिमाण हो गया। अब इस पॉइंट पे मिलेगा तो इधर से अगर जाएगा तो कुल कितना जाएगा? मतलब जो परिणामी आएगा बच्चों वो कितना आएगा? तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 3 इधर से गया, 4 इधर से गया, कुल कितना हो जाएगा? 4 3 और 4 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 बराबर 7 एम्पियर। मतलब यहां से कुल 7 एम्पियर की धारा जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज जरा देखिए, अगर ये सदिश है, दिशा भी है, परिमाण भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने पे है? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर है तो थीटा का मान बच्चों कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होता है वो बच्चों क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या यही फार्मूला होता है? यहां से देखिए, क्या यही फार्मूला होता है? अब यहां पर अगर हम लगाएं तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? पी का मान 3 मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर, क्यू का मान 4 का स्क्वायर, और यही बच्चों कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 25, और यही कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। लेकिन बच्चों क्या यहां से जो परिणामी मान क्या 5 एम्पियर आया? नहीं आया। कितना आया? 7 एम्पियर। तो अब आप स्वयं बताओ, ये बीजगणितीय नियम का पालन कर रहा है या सदिश नियम का? बीजगणितीय नियम का पालन कर रहा है ना। तो जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है वो क्या होता है? अदिश राशि। यही रीजन है कि वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन फिर भी ये सदिश नियम का पालन इसलिए नहीं, सदिश नियम का पालन ये नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अगर रीजन पूछेगा क्यों ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं, तो आप ये डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा जब पूछेगा क्यों होता है। तो ये 3 एम्पियर, ये बच्चों
4 एम्पियर और यहां से जो परिणामी आया वो 7 एम्पियर। ठीक है, जो रिजल्टेंट आया वो कितना है 7 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं वैद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अगर पूछेगा, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बोर्ड की परीक्षा में अगर आपके आएगा तो, और भी हिंदी जितने हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनमें भी आता है, तो अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन फिर भी यह एक सदिश राशि इसलिए नहीं होती क्योंकि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसे अदिश राशि कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर परीक्षा में आपसे ये पूछे तो आप बता लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि। ठीक है, तो अब कोई भी अगर पूछे कि ये बताओ जो वैद्युत धारा होती है कैसी राशि होती है, तो आप कहोगे इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं होता है, क्योंकि ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। अब बच्चों हम लोगों ने जब पिछले क्लास में देखा था, जो पिछले क्लास का वीडियो हमारा था, उसमें हमने एक बात बोली थी कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमने पढ़ाया, वैद्युत चालन। हमने कहा था कि इसमें वैद्युत चालन में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अगर दूसरे स्थान पर बच्चों जाता है तो कैसे चला जाएगा आवेश, अगर यहां से ए से बी तक, मान लो ये क्यू आवेश है, ये ए से कहां तक चला गया, बी तक, अगर ये क्यू यहां से यहां चला गया तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहते हैं, वैद्युत चालन कहते हैं। लेकिन ये कैसे चला जाएगा, अपने चला जाएगा नहीं ना, कोई ना कोई इसे ले जाने वाला होगा। तो कौन ले जाएगा, तो जो बच्चों ले जाएगा उसी को कहा जाता है आवेश वाहक। आपने पढ़ा है आवेश वाहक, पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आवेश वाहक जिसे हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं, अगर ये आवेश वाहक है तो यही ले जाएगा। अब आवेश वाहक का काम कौन करेगा, तो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रिक करंट में आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहां से बच्चों देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन करता है तो फिर कैसे करता है। मान लो ये बच्चों एक चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है, और इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से सेल से जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस। अब बच्चों यहां से आपका करंट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। अब यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब देखिए आवेश दो चीजों में होता है, एक तो आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है, एक आवेश पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव आएगा, आप लोग जानते हो अच्छे से। अगर
आवेश वाहक का काम दो के दोनों करते हैं। आवेश वाहक का काम दो के दोनों करते हैं, पॉजिटिव भी करता है निगेटिव भी करता है। और आप जानते हो पॉजिटिव का बच्चों मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन पर बच्चों कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस पे प्रोटॉन है, इस पे बच्चों इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन पे धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पे ये। तो अब यहां पर बात आई कि कौन चलेगा, कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, प्रोटॉन। आवेश कहता, प्रोटॉन कहता कि हम भी चल सकते हैं, प्रोटॉन कहता, इलेक्ट्रॉन कहता हम भी चल सकते हैं, प्रोटॉन भी कहता है हम भी चल सकते हैं। लेकिन आप किसको पसंद करोगे, प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को? दोनों से हमारा काम हो सकता है। आप देखोगे कि जो जल्दी चल सकता है, तो बच्चों जल्दी वही चल सकता है जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आप जानते हो ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम। अगर हम यहाँ देखें मास ऑफ प्रोटॉन इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो जो चालक तार होता है उसमें चलने का काम तेजी से कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इस चालक तार में चलने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रिक बनता है। और इलेक्ट्रॉन के चलने की घटना क्या होती है, कंडक्टर। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चल लिया तो वही क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया आवेश लेके। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन आता है आवेश लेके, किसी वस्तु पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब आवेश लेके आएगा तो उस आवेश में क्या होगा बच्चों, आप जानते हो उस आवेश में क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, विभव, जिसे हम कहते हैं बच्चों पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। उसमें क्या होगा, विभव होगा। अब यही जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, यही बच्चों काम करता है, एनर्जी का काम करता है। हमने पिछली क्लास में बताया था ये किसका काम करता है बच्चों, ऊर्जा का काम करता है। अगर बच्चों ये ऊर्जा का काम करता है तो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आएगा। इसके पास क्या है बच्चों, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है। अब ये एनर्जी लेके जाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन कैसे जाएगा, तो यहाँ प्लस है, आइए बच्चों देखते हैं। सॉरी थोड़ा लाइट कट गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लेके जाएगा एनर्जी। अब एनर्जी ले जाने का कौन काम करेगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दो में से एक। हमने कहा कि अगर इसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो ज्यादा तेजी से कौन चलेगा, ज्यादा ले जाने के लिए कौन सक्षम रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो यही रीजन है कि जो चालक तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज कैरियर का काम करता है, आवेश वाहक का काम करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, इधर। यहां पर कैसा आवेश है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो ये माइनस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर आएगा, ये इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ये माइनस क्या करेगा, धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इधर आएगा, और ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो ये इधर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन आवेश को लेके ऐसे आने लगा, तो करंट बच्चों कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर पॉइंट, तो इसमें यही बात है कि आवेश वाहक का काम कौन करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो के दोनों आवेश वाहक का काम कर सकते हैं, लेकिन कौन ज्यादातर करता है, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे लिखते हैं, यहां देखते हैं। तो यहां लिखेंगे यदि प्रवाहित होने वाला आवेश, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक है तो, धनात्मक है तो, धनात्मक है तो धारा की दिशा, धारा की दिशा आवेश के
प्रवाहित धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होगा, होने की दिशा में होगा। इसका मतलब बच्चों क्या है जरा समझते हैं। अगर बच्चों ये चालक तार है, अगर ये चालक तार है, जरा समझिएगा, अगर ये चालक तार है तो यहां बैटरी से जोड़ दिया, अगर धनात्मक आवेश जाएगा, मतलब अगर यहां पर चार्ज करिए काम, अगर प्रोटॉन कर रहा है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश प्लस, तो प्लस इधर और ये माइनस इधर जुड़ा है, तो ये प्रोटॉन किधर जाएगा, इधर, ए से कहां जाएगा, बी की ओर। तो अगर आवेश बच्चों जो धनात्मक आवेश है, जो पॉजिटिव आवेश है, वो बच्चों ए से कहां जा रहा है, बी की ओर, तो धारा भी बच्चों कहां जाएगा, धारा भी हमेशा कहां जाएगा, ए से बी की ही ओर जाएगी, हमेशा धारा ए से बी की ओर जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक, प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक है, तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा, प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होगी, दिशा के विपरीत होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चों यही, अगर इलेक्ट्रॉन यहां चलता, अगर यही इलेक्ट्रॉन चलता, तो इलेक्ट्रॉन कहां आता, इधर आता, और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो धारा किधर जाएगी, इधर। तो हम कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों, अगर ऋणात्मक आवेश रहेगा, हम यहां कह सकते हैं कि अगर ऋणात्मक आवेश है, तब धारा यहां कहां से बहे, आवेश किधर चलेगा, बी से ए की ओर। कहां से चलेगा बच्चों, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, किधर से, बी से ए की ओर, क्यों, क्योंकि ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये इधर आएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, धारा किधर बहेगा, ए से बी की ओर। तो धारा बच्चों कैसे बहेगा, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है बच्चों। तो एक चीज यहां पे कंक्लूजन निकल सकता है, ये तो क्लियर हो गया ना। अगर धनात्मक आवेश के कारण हम धारा का प्रवाह देखें, तो जिधर में आवेश जाएगा उधर ही धारा भी बहेगी। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश के कारण अगर हम धारा की बात करें, तो जिधर ऋणात्मक आवेश जाएगा उसके विपरीत क्या होगा, धारा बहेगी। ये तो समझ में आ गया अच्छे से। तीसरा पॉइंट हम लोग बच्चों देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा है कि वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है, मतलब बच्चों यहीं से आया। ऋणात्मक आवेश बच्चों किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो जिधर धारा बहती है उसके विपरीत क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि अगर बच्चों ये चालक तार है, तो अगर धारा बच्चों कहां जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। अगर बच्चों करंट कहां जा रहा है, ए से बी की ओर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से आएगा, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो बी से कहां आएगा, ए की ओर, ठीक है। तो कोई चालक तार है, जिधर धारा जाएगी उसके विपरीत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, ठीक है। थोड़ा ये देखिए, ये नहीं आ पा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां, बी से ए की ओर बहेगा, ठीक है। उल्टा धारा अगर इधर जा रही तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगी। क्लियर हो बच्चों। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया ना। अब चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों। जो आवेश होता है ना, ये जो धारा होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो आवेश होता है वो कंजर्व होता है। कोई चालक तार हम लेते हैं, वहां से जितना आवेश जाएगा वहां से उतना ही आवेश निकलेगा।
तो अगर आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है तो धारा भी क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, तो जैसे यहां पर जो चौथा पॉइंट है, यहां पर देखते हैं कि यहां मतलब क्या है, वैद्युत धारा, लिख लीजिए, वैद्युत धारा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। वैद्युत धारा आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि मान लो अगर ये चालक तार है, ये मान लो एक चालक तार है, ठीक है, यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, यहां पर क्षेत्रफल कम है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, कम ज्यादा है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से अगर ऐसे धारा जाता है करंट, तो जितना यहां से धारा जाएगा उतना धारा यहां से क्या होगा, निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि चालक के एक सिरे से एक निश्चित समय, मान लो टी समय में, ये टी समय इधर भी, टी समय इधर भी, एक निश्चित समय में जितना आवेश यहां से जाएगा उतना आवेश यहां से निकलेगा। ठीक है, जितना आवेश यहां से जाएगा उतना ही आवेश यहां से निकलेगा। ठीक है, तो जितना आवेश जाएगा उतना आवेश निकलेगा। तो बच्चों अगर जितना धारा जाएगी उतना भी धारा भी निकलेगी। जरा अगर मोटा माटी देखें तो 4 कूलाम आवेश इधर से गया 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो बच्चों धारा कितनी हो जाएगी, आवेश बटा समय, तो धारा बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर गई कि नहीं धारा इधर, आवेश बटा समय ही होता है ना धारा, तो 4/1 कितना, 4 एम्पियर। और उतना ही आवेश यहां से भी निकलेगा उतने समय में, 1 सेकंड में, तो धारा में बच्चों कितनी हो गई, 4 एम्पियर। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत मतलब जितना आवेश गया उतना आवेश निकला, तो धारा भी जितना जाएगी उतना धारा निकलेगी। यही क्या है, आवेश संरक्षण के नियम। तो वैद्युत धारा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। हम यहां लिख सकते हैं अर्थात किसी चालक के एक सिरे से एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समयांतराल में जितना आवेश चालक में प्रवेश करता है, उतना आवेश चालक के दूसरे सिरे से बाहर निकलता है, मतलब जितना आवेश जाएगा एक सिरे से उतना आवेश बाहर भी निकलेगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये इतना है, मतलब जितना आवेश यहां से, अगर यहाँ 20 कूलाम आवेश गया तो यहाँ 20 निकलेगा, यहाँ से 100 कूलाम आवेश गया तो यहाँ 100 कूलाम निकलेगा। तो जितना आवेश एक सिरे से इंटर करेगा, ये मैटर नहीं करेगा कि चालक तार एक तरफ मोटा है एक तरफ पतला है, इस पर कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, उसमें केवल और केवल आवेश प्रवाह पे डिपेंड करेगा। आवेश अगर यहां से ज्यादा गया तो यहां से ज्यादा निकलेगा भी। क्लियर हो बच्चों? ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ये तो इतना हो गया, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, बच्चों अब यहां पर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है जरा देखते हैं। वैद्युत धारा को किससे नापते हैं, ये वाली बात आती है। वैद्युत धारा को बच्चों हमेशा अमीटर से नापते हैं। वैद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं। चौथा पांचवा जो पॉइंट हो, शायद 5वां नंबर है। तो वैद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं।
तो अगर बच्चों कोई पूछे कि विद्युत धारा को किस इंस्ट्रूमेंट से, किस उपकरण से मापा जाता है, तो अमीटर से। बच्चों ये जरा देखिए, ये मान लो बैटरी लग गई और ये यहां पर मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब में कितना करंट आ रहा है ये हम किससे मेजर करेंगे? तो इस बल्ब में जो करंट आ रहा है हम मेजर करेंगे अमीटर से। तो बच्चों हमने यहां पर क्या लगा दिया? अमीटर लगा दिया। आप यहां भी लगा सकते हो या आप चाहो तो यहां पर भी लगा सकते हो, जहां पर आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अमीटर आपने यहां पर लगा दिया तो बच्चों एक चीज पूछा जाता है कि विद्युत धारा में को मापने के लिए अमीटर का हम उपयोग करते हैं, लेकिन सर्किट में अमीटर किस क्रम में यूज करते हैं? सर्किट में जो अमीटर होता है वो किस क्रम में यूज करते हैं? तो बच्चों जो सर्किट में अमीटर होता है, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में सीरीज, जिसको बच्चों कहते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो बच्चों जो अमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। अब बच्चों श्रेणी क्रम में लगता है तो श्रेणी क्रम में लग गया। अब यहां बच्चों बात करेंगे जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, अमीटर में क्या होता है? प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है? तो बच्चों अमीटर का जो आदर्श अमीटर है उसका प्रतिरोध बच्चों जो होगा, प्रतिरोध क्या होगा? 0 होगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्यों बच्चों 0 माना जाता है? क्यों? इसलिए क्योंकि अच्छा ये बताओ, प्रतिरोध किसका काम करता है? आप जानते हो आगे चल के इसी चैप्टर में बात होगी प्रतिरोध के बारे में, लेकिन आपने 10 में पढ़ा है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है। धारा के प्रवाह को क्या करता है? धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करता है कौन? प्रतिरोध। मतलब धारा को बहने से रोकता है प्रतिरोध। अगर रोकता है प्रतिरोध धारा को बहने से, तो ये बताओ बच्चों, अगर ये धारा को बहने से रोकता है तो यहां पर अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो धारा उतनी पहुंच ही नहीं पाएगी अमीटर में। जब धारा अमीटर में उतनी पहुंच ही नहीं पाएगी तो क्या धारा जो करंट है वो कम नहीं बताएगा? बताइए, धारा को रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। जब उतना जाएगा ही नहीं तो क्या उतनी संख्या बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए एक आदर्श अमीटर में का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कितना होता है? 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं आदर्श प्रतिरोध का जो अमीटर होता है वो कितना, प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। लेकिन बच्चों आप ही बताओ, इस दुनिया में कोई एग्जैक्ट चीज है? कोई आइडियल है? कोई आइडियल है? आदर्श का मतलब आइडियल। बताओ बच्चों, आइडियल तो हम लोग नहीं है। शाम को सोते समय सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, और उठते कितने बजे हैं? 5:30, 6। हम ये सोचते हैं कि आज मैं ये टाइम टेबल बनाया हूं, फर्स्ट क्लास पढ़ूंगा। तो क्या बच्चों हम लोग पढ़ते हैं? उतना फॉलो करते हैं? नहीं। तो जब आदर्श हम लोग नहीं है, आइडियल हम लोग नहीं है, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, तो क्या ये बन सकता है? नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इतना केवल भाषण में होता है कि हाँ थ्योरेटिकल आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, कहने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए बस रेजिस्टेंस अगर बेहतर रहेगा, रेजिस्टेंस की मात्रा, जो प्रतिरोध है, अगर बच्चों रेजिस्टेंस की मात्रा कम रहेगी तो जो धारा का मान होगा, धारा का मान अमीटर बेहतर बताएगा। धारा का मान अमीटर शुद्ध बताएगा। अगर बच्चों रेजिस्टेंस का मान, अगर बच्चों क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया तो बच्चों क्या वो रीडिंग देगा? जो रीडिंग देगा वो अशुद्ध देगा बच्चों, शुद्ध रीडिंग नहीं देगा। फिर यही होगा कि हम भेज तो इतना रहे, मिल हमको इतना ही रहा है, तब ये वाली बात आ जाएगी। क्लियर हो बच्चों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके आप अपनी राय को जरूर व्यक्त करें। थैंक यू।